बंधुओं, आज एक नया वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हूँ और इस समय हमारी श्रृंखला चल रही है 1857 ईस्वी की क्रांति। इसके बारे में 2 वीडियो आप तक पहुँच चुके हैं। पहला वीडियो था जिसमें मैंने बताया कि 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण क्या थे। दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी, कहाँ पर हुई, कैसे हुई और कौन कौन से उनके नेता थे। आज के इस वीडियो में हम लोग विचार करेंगे कि आखिर ये क्रांति असफल क्यों हो गई। What were the causes of the failure of the revolt of 1857? तो हम असफलता के कारणों पर विचार करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारणों के बारे में जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहली चीज जो देखने में आती है वो है कि समय से पहले प्रारंभ होना। देखिए, 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ उससे पहले जो कुछ भी घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं से ये निश्चय किया गया था कि हमें अंग्रेजों से संघर्ष करना है। और जो उस समय के बड़े नेता थे या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था, उसने एकत्रित होकर के ये डिसाइड किया था, ये निश्चय किया था कि हम जो है वो 30 मई को विद्रोह शुरू करेंगे, 30 या 31 मई को। लेकिन मेरठ में कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण से उसे 10 मई को ही शुरू कर दिया गया था। देखिए, बैरकपुर की घटना के बाद प्रमुख नेताओं के द्वारा एक योजना बनाई गई थी, प्लानिंग बनाई गई थी कि हम 31 मई को विद्रोह शुरू करेंगे और तब तक हम अपनी तैयारी कर लेंगे। लेकिन मेरठ में सैनिकों के द्वारा क्या किया गया था, जबरदस्त तोपखाने को लूट लिया गया था और 10 मई को ही उपद्रव हो गया। इस तरीके से तैयारी पूरी नहीं हो पाई, उससे पहले ही विद्रोह शुरू हो गया, जिसके कारण से असफल हो गया। यदि हम प्रॉपर प्लानिंग किए बिना कोई भी काम शुरू करते हैं तो सफलता संदिग्ध हो जाती है। दूसरी अगर बात हम देखें तो दूसरा जो कारण था वो देसी राजाओं द्वारा गद्दारी। देखिए, एक तरफ तो कुछ रियासतों के जो शासक थे वे अंग्रेजों से लड़ रहे थे और उसी समय दूसरे ऐसे भी शासक थे रियासतों के जो कि अंग्रेजों की ही मदद कर रहे थे। तो ऐसे में अगर हमारे घर के ही लोग अगर शत्रु की मदद करेंगे तो फिर सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। देखिए, विद्रोह कुछ प्रांतों तक ही सीमित था। देसी शासकों का 2 समूह में बट गए थे, एक अंग्रेजों के खिलाफ था और एक अंग्रेजों के पक्ष में था। अब देखेंगे तो पटियाला, जिंद, हैदराबाद, ग्वालियर तथा बलरामपुर ऐसी रियासतें थीं जहां के शासक अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, ये सहयोग करना और ये क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजों की मदद भी कर रहे थे और गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचा रहे थे। जैसा कि देखा कि जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कालपी की ओर भाग गई, अंग्रेजों को सूचना मिल गई। इसी तरीके से तात्या टोपे के बारे में जब वो नेपाल गए तो सूचना मिल गई, नाना साहब जब गए तो सूचना मिल गई। इसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि हमारे देश के ही कुछ लोग ऐसे थे, कुछ शासक ऐसे थे जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। लॉर्ड कैनिंग कहता है, लॉर्ड कैनिंग लिखता है इसके बारे में कि यदि सिंधिया भी इस विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही भारत से अपना सामान बांधकर ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो विद्रोह करने वाले लोग थे उनमें अगर सिंधिया का परिवार या सिंधिया की रियासत के लोग भी अगर शामिल हो जाएं तो लॉर्ड कैनिंग जो कि उसमें भारत का गवर्नर जनरल था, वो ये महसूस कर रहा था कि अंग्रेजों को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि सिंधिया विद्रोहियों के पक्ष में नहीं थे, क्रांतिकारियों के पक्ष में नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों के पक्ष में थे। अगली जो बात है वो साधनों की कमी है। अगर हम देखें, अंग्रेजों के पास हर तरीके के साधन थे, सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था उनके हाथ में थी।
परिवहन संबंधी साधन, संचार संबंधी साधन सभी प्रकार उनके पास थे। भारतीयों के पास कोई साधन नहीं थे। भारतीयों को सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती थी, सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती थी। और भारतीयों के पास शस्त्रों की कमी थी, भारतीयों के पास शस्त्र नहीं थे, अंग्रेजों के पास सारे शस्त्र थे। अप्रशिक्षित लोगों द्वारा युद्ध में भाग लेना। अब हमारे देश के लोग कैसे थे कि भाई जो किसान थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ थे, उनका युद्ध करना है, चलिए भाई युद्ध करना है। मजदूर था वो भी चल पड़ा, व्यापारी था वो भी चल पड़ा। कहने का तात्पर्य ये था कि उस क्रांति में शामिल तो सब हो गए, लेकिन वो क्रांति में लड़ने के काबिल थे ही नहीं, क्योंकि न तो उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण मिला हुआ था, न उन्होंने कभी पहले हथियार चलाए थे, तो जिसके कारण से ये समस्या आ गई। और भारतीयों को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं मिला। अंग्रेजों ने पहले ही ये घोषणा कर रखी थी कि भारतीय शस्त्र नहीं रख सकते, तो उनके पास हथियार थे ही नहीं, तो ये असफलता का कारण बना, हार का कारण बना। अब अगली जो बात है वो है योग्य नेतृत्व तथा एकता की कमी। अब विद्रोह तो हो रहा था, देखेंगे हम कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए भारत को खो देते। सर जॉन लॉरेंस लिखते हैं, खुद एक अंग्रेज लिखता है कि अगर भारतीयों में एकता होती तो हमसे, हमारे हाथों से भारत निकल जाता। अब आप देखिए कि जो युद्ध की घटनाएं हमने बताई थी आपको इस वीडियो में, उसमें आपने देखा कि दिल्ली में अलग घटना होती है, झांसी में अलग तारीख को होती है, कानपुर में अलग होती है, बनारस में अलग होती है, सभी जगहों पर अलग अलग समय पर घटनाएं होती हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि सभी लोगों में एकता नहीं है। और अंग्रेजों को उसको विद्रोह को दबाने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि एक स्थान पर दबा दिया, फिर दूसरी जगह चले गए, वहां पर दबा दिया, फिर तीसरी जगह चले गए। तो कहने का मतलब है कि भारतीय एक एक करके विद्रोह करते रहे और एक एक करके पराजित होते रहे। तो कोई भी संगठन नहीं बन पाया, कि किसी नेता ने कोई संगठन नहीं बना पाया। कोई ऐसा लीडर होना चाहिए था जो छत्रपति शिवाजी जैसा लीडर होता, या सुहेलदेव पासी जैसा लीडर होता, जो जिसने 30-30 राजाओं को इकट्ठा कर लिया था, जिसने अनेक लोगों को इकट्ठा करके हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाने की कोशिश की। ऐसा कोई भी लीडर 1857 की क्रांति में नजर नहीं आया। सब क्या कर रहे थे? अपने अपने क्षेत्र के लिए अलग अलग लड़ रहे थे। सबके लड़ने के उद्देश्य अलग थे, अपने क्षेत्र को बचाना, अपनी सुविधाओं को बचाना, अपने आप को बचाना। कोई भी भारत को बचाना नहीं चाह रहा था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अनेक नेता जिम्मेदारी को छोड़कर भाग गए। आपने देखा नाना साहब नेपाल चले गए, बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई, लास्ट में तात्या टोपे भी भाग गए। कहने का मतलब ये है कि युद्ध तो शुरू किया, क्रांति तो शुरू की, लेकिन उसका सामना नहीं कर पाए, उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाए और जान बचाकर भागने लगे। तो इस तरीके से ये असफलता का प्रमुख कारण बना। अब देखेंगे सांप्रदायिक भावना, कम्युनल फीलिंग। कम्युनल फीलिंग क्या थी? सांप्रदायिक भावना ये थी कि आपस में एकता नहीं थी धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए। सिख तथा गोरखा रेजिमेंट द्वारा अंग्रेजों की मदद करना। दो ऐसी रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट, जो अंग्रेजों की मदद कर रही थी बजाय भारतीयों की। अगली बात, अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुस्लिम के खिलाफ अफवाहें फैलाना। अंग्रेजों ने अफवाहें फैलाई दी थी हिंदू मुस्लिम के खिलाफ। क्या अफवाह फैलाई थी? कि अगर इस विद्रोह में जीत हो गई तो फिर से मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाएगा। तो हिंदुओं को जब ये पता चला तो हिंदुओं ने क्या कर दिया? धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेना शुरू कर दिया। अनेक हिंदुओं द्वारा ईसाइयत को स्वीकार करना। अंग्रेजों ने हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश की, तो वहां पर भी दुराभाव पैदा हो गया। इसके बाद बहादुर शाह जफर के नाम से झूठा फरमान जारी करना। अंग्रेजों ने क्या काम कर दिया? एक बहादुर शाह के नाम से झूठा फरमान जारी कर दिया। और वो क्या कर दिया कि युद्ध जीतने के बाद सभी सिखों को मरवा दिया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों द्वारा ये जारी कर दिया गया कि अगर बहादुर शाह जफर जीत जाते हैं दिल्ली में तो यहाँ पर सिखों को मरवा दिया जाएगा। जिसके कारण से क्या हो गया? सब पूरा का पूरा सिख समुदाय अंग्रेजों के साथ खड़ा हो गया और बहादुर शाह जफर से नफरत करने लगा, जैसा कि पहले कभी मुगल शासक ने किया था सिखों के प्रति। तो उनको वो याद आने लगी, लिहाजा वो उदासीन हो गए। और
क्रांति विफल हो गई। अगली बात देखें, नेताओं की स्वार्थपरता एवं अनुशासनहीनता। नेताओं के अपने अपने स्वार्थ थे। नाना साहब, खान बहादुर खान तथा कुछ अन्य पेंशन रोके जाने के कारण से नाराज थे। इन सब की पेंशन रोक दी गई थी, जिसके कारण से ये नाराज थे, इसलिए इन्होंने युद्ध किया। हो सकता है कि अगर इनको पेंशन मिलती रहती तो युद्ध नहीं करते। लक्ष्मीबाई उत्तराधिकारी न स्वीकारने के कारण लड़ी। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से नहीं लड़ती। यदि उनके बेटे को वहाँ झांसी का शासक स्वीकार कर लिया जाता अंग्रेजों के द्वारा तो शायद नहीं लड़ती। तो सबके अपने अपने उद्देश्य थे। नाना साहब पेंशन वापस पाना चाहते थे, खान साहब पेंशन वापस पाना चाहते थे, रानी लक्ष्मीबाई वापस अपना राज्य पाना चाहती थी। तो जिसके कारण से क्या हुआ कि बिखराव हो गया। अन्य रियासतों के शासक भी किसी न किसी स्वार्थ में लिप्त थे। इसी तरीके जितनी भी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया, वे सभी स्वार्थ में लिप्त थे। अगली बात क्या थी? नेताओं में अनुशासन न होने के कारण एकता नहीं बन सकी। नेताओं में अनुशासन नहीं था। अगर सब मिल बैठ करके विचारों का आदान प्रदान करते तो हो सकता है एकता बन जाती, लेकिन एकता नहीं बन पाई और इसलिए विद्रोहियों का कोई संगठन नहीं बना। विद्रोही क्या हुआ कि झांसी में लड़ाई हो रही है, ग्वालियर में अलग हो रही है, बनारस में अलग हो रही है, तो इलाहाबाद में अलग हो रही है। ये लोग संगठन भी तो बना सकते थे कि पहले सब लोग एक स्थान पर चलो, वहाँ पर मोर्चा जीते, फिर दूसरे स्थान पर चलेंगे। अपने अपने राज्य को, अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण से पराजय झेलनी पड़ी। अगली बात देखें, सैनिक संख्या में अंतर। अब भारत की नियमित सेना 45,000 यूरोपीय थी और 2,32,000 भारतीय सैनिक थे। इतनी बड़ी संख्या अंग्रेजों के पास थी लड़ने के लिए, और साथ ही क्या था, अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे लड़ने के लिए, तोपें थी उनके पास तो। और हमारे भारतीय विद्रोहियों के पास क्या था? भारतीय विद्रोही की सबसे खास कमी क्या थी? न तो उनकी सेना निश्चित थी, कभी 1,000 लोग आके शामिल हो गए, कभी 10,000 शामिल हो गए, तो कभी 10,000 घर बैठ गए। कोई निश्चित सेना नहीं थी उनकी। और सेना कैसी थी? अप्रशिक्षित। जो जहां मिला उसी से कहा विद्रोह करना है, वो चल पड़ा। कोई ट्रेनिंग नहीं, वो गोली चला पाएगा नहीं चला पाएगा, वो लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा, लड़ने की उसमें सामर्थ्य क्षमता है कि नहीं है, कुछ पता नहीं था। इसके बाद विद्रोहियों के परंपरागत हथियार। अंग्रेजों के पास क्या था? अत्याधुनिक हथियार थे लड़ने के लिए। विद्रोहियों के पास क्या था? परंपरागत हथियार। परंपरागत हथियार क्या थे? लाठी, भाले, तीर कमान, ये इनकी तलवार, ये इनके हथियार होते थे। अब जहाँ तोप से गोला निकल रहा है, जहाँ बंदूक से गोली निकल रही है, वहाँ पर लाठी क्या कर लेगी, वहाँ भाला क्या कर लेगा, वहाँ तलवार क्या कर लेगी, तीर कमान क्या कर पाएगा? तो ऐसे में क्या था? हारना निश्चित था। अगली बात की, विद्रोहियों की सेना में क्षेत्रीय प्रभाव था। सेना में क्या था? क्षेत्रीय प्रभाव था। अगर कानपुर की सेना है तो कानपुर की सुरक्षा से मतलब है उसको, लखनऊ की है तो लखनऊ से मतलब है, झांसी की है तो उसे झांसी से मतलब है, दिल्ली की है तो उसे दिल्ली से मतलब है। बाकी से उसे कोई मतलब नहीं, कहाँ पर कौन हार रहा कौन जीत रहा उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो जिसके कारण से क्या हो गया? दिक्कत हो गई पैदा। अगली बात, द्वितीयक साधनों की कमी। जो सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं वो कम थे। सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं? भाई सेना को खाने के लिए रसद चाहिए, वस्त्र वेशभूषा चाहिए, और सामान चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए सामान चाहिए। वो सारी चीज़ें कम थी हिंदुस्तानियों के पास, उपयुक्त नहीं थी, जिसके कारण से पराजय हो गई। अब अगली बात देखेंगे, विद्रोहियों के प्रति जन समर्थन का अभाव। जन समर्थन नहीं था। लोग क्या सोचते थे वो अलग बात थी, विद्रोही क्या सोच रहे हैं वो अलग बात थी। विद्रोहियों का समर्थन जनता नहीं कर रही थी। शिक्षित भारतीय अंग्रेजों को मुगलों से श्रेष्ठ मानते थे। जो भारत में पढ़े लिखे लोग थे वे क्या कहते थे? वे कहते थे कि मुगलों का जो शासन है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि अंग्रेजों का है, लिहाजा अंग्रेजों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, या तो हमारे पर अंग्रेज शासन करेंगे या फिर मुगल शासन करेंगे। तो चूंकि मुगल शासन श्रेष्ठ नहीं है इसलिए अंग्रेजों का ही ठीक है। तो वो वैचारिक दृष्टि से बिल्कुल भिन्न थी। विद्रोह को आम जनता का समर्थन नहीं मिला, आम जनता बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही थी। विद्रोह का उद्देश्य जनता की समझ में नहीं सका। देखिए
इस पूरे के पूरे विद्रोह का या क्रांति का कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। नाना साहब अपनी पेंशन बचाना चाह रहे, लक्ष्मीबाई अपना राज्य बचाना चाह रही है, बहादुर शाह जफर अपना मुगल शासन बचाना चाह रहे, सबके अलग अलग उद्देश्य थे और वे जनता को नहीं समझा सके कि हम अंग्रेजों से क्यों लड़ रहे हैं। अगर जनता की समझ में आ जाता तो जनता विद्रोहियों का साथ देती, मगर ऐसा नहीं हो सका। अभी बात जनता अमीरों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष समझ रही थी। जनता क्या समझ रही थी कि हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो सामान्य लोग हैं, हमें इससे क्या लेना देना। ये अमीर लोग हैं, ये जमींदार लोग हैं, कारिंदे लोग हैं, नवाब लोग हैं, नरेश हैं, वो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। उनकी आपस की लड़ाई है कि उनके पास धन ज़्यादा क्यों है, उसके पास कम क्यों है, हमारे पास तो है ही नहीं धन, तो हम क्यों लड़ें। लिहाजा जनता ने समर्थन नहीं किया। अगली बात, जनता की समस्याओं से दोनों वर्ग सरोकार नहीं रखते थे। अब देखिए, आप नाना साहब लड़ रहे हैं, बेगम हजरत महल लड़ रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही हैं, बहादुर शाह लड़ रही हैं। वो कोई भी अंग्रेजों से ये नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता की समस्या क्या है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि भारत के लोग भूखों मर रहे हैं, भारत के लोगों को क्या चाहिए, वो नहीं किसी ने की। लड़ाई किस बात की थी? उनका राज्य बच जाए, उनको सुविधाएं मिल जाएं, उनको संसाधन मिल जाए। तो इसके बाद जनता ने कहा कि जब आप हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम तुम्हारी बात क्यों सुने, हम क्यों समर्थन करें। जनता ने बिल्कुल समर्थन नहीं किया। अगली चीज, सर्वव्यापकता का अभाव। देखिए, अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर विद्रोह हुए, जगह जगह पर अलग अलग विद्रोह हुए, अलग अलग समय पर हुए। इसका मतलब क्या था कि व्यापकता नहीं थी, एक साथ सब जगह नहीं हुआ और न सभी स्थान पर पूरे क्षेत्र पर हुआ, कुछ जगह हुआ। सभी रियासतों द्वारा विद्रोह न करना। आधी रियासतें अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, आपको नाम बता, पटियाला, जिंद, ग्वालियर, वो उनके साथ में खड़े हुए थे और बाकी रियासतें लड़ रही थी। तो बाकी रियासतें क्या समझ रही थी, भाई समस्या तुम्हारी है, तुम लड़ो, हमारी समस्या नहीं है, हम क्यों लड़े अंग्रेजों से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैं दोनों भारतीय रियासतें, एक समूह लड़ रहा है, दूसरा समूह उसका साथ दे रहा है, तो पराजय तो निश्चित होनी है कि एक तरफ दो वर्ग हैं, एक तरफ एक ही वर्ग है। क्षेत्रीयता और व्यक्तिगत हितों का बोलबाला। केवल क्षेत्र विशेष से संबंध था लड़ने वालों का और व्यक्तिगत स्वार्थों से था, बाकी उनको कोई मतलब नहीं था। निश्चित उद्देश्य न होना, उस लड़ाई का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था कि हम क्यों लड़ रहे हैं, ये तो बताएं जनता को क्यों लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। अगली बात, निश्चित ध्वज तथा चिन्ह न होना। जब भी कोई युद्ध होता है तो सेना का अपना एक ध्वज होता है कि इस ध्वज के नीचे लड़ेंगे हम, उनका एक प्रतीक होता है। ऐसा कुछ भी नहीं था इस विद्रोह में। इसके बाद, लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से व्याख्या करना। अब इसकी व्याख्या भी अलग अलग तरीके से की गई। कोई कहता है कि सिपाहियों का युद्ध है, कोई कह रहा व्यापारियों की लड़ाई है, कोई कह रहा अमीरों की लड़ाई है, जमींदारों की लड़ाई है, कोई कह रहा मुस्लिमों की लड़ाई है, कोई कह रहा सिपाहियों की लड़ाई है। कहने का मतलब है कि जनता को यही नहीं समझ में आया कि आखिरी लड़ाई है किस तरीके की, क्या है। तो कोई किसी प्रकार की व्यापकता नहीं थी। एक व्यापक उद्देश्य होता है, एक व्यापक दृष्टिकोण होता है और व्यापक स्तर पर लड़ाई होती है और व्यापक क्षेत्र में होती तो जरूर भारतीयों को सफलता मिलती। अब ये कारण तो सारे हमने बताए आपको, इसके अलावा भी कुछ और कारण हैं, उनको अगर हम देखें। भारतीयों का अंग्रेजों से डरना। सबसे बड़ी बात क्या थी कि हिंदुस्तानी लोगों के मन में एक डर समाया हुआ था कि अंग्रेज बहुत श्रेष्ठ होते हैं, अंग्रेजों के पास तो बहुत ताकत है, बहुत सब कुछ है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो युद्ध से पहले ही आधी शक्ति उनकी खत्म हो जाती थी, तुम्हारे डर के मर गए। एक विचार रखा गया, नाना साहब खुद कहते थे, क्या कहते थे, यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है। नाना साहब जो स्वयं नेता थे विद्रोहियों के, जो कानपुर बचाने के लिए लड़ रहे थे, वो खुद इतने डरे हुए थे कि कह रहे थे कि नीली टोपी वाली जो राइफल है ना, ये गोली चलने से पहले ही मार देती है।
अब बताइए, जब खुद सेनापति आपका, खुद आपका नेता इस तरीके की बात सेना से करेगा तो बाकी सेना के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो असर अच्छा नहीं पड़ा। दूसरी बात देखेंगे कि अंग्रेजों की संचार व्यवस्था, अंग्रेजों की जो संचार व्यवस्था थी वो बहुत जबरदस्त थी। विद्युत संचालित तार व्यवस्था के आविष्कार ने आज तक इतनी महत्वपूर्ण भूमिका कभी नहीं निभाई थी जैसी आजकल भारत में निभा रही है। ये कौन कहता है? उस समय का समाचार पत्र टाइम्स ऑफ लंदन। टाइम्स ऑफ लंदन ये कहता है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सफलता और भारतीयों की असफलता का कारण जो रहा है वो रहा है तार व्यवस्था, संचार व्यवस्था, जिससे सूचनाएं आसानी से पहुंच जाती थी। टाइम्स ऑफ लंदन इस बात की बात करता है। इसी तरीके से अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पुरस्कृत करना, अंग्रेजों ने भारतीयों को पुरस्कृत किया था, तो जिसके कारण से बहुत से लोग साथ में लिए थे। आप देखिए कैसे, एक कोटेशन है लॉर्ड कैनिंग जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे, वो स्वयं लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि निजाम को उसका राज्य बराड़ लौटा दिया गया, निजाम को उसका राज्य लौटा दिया गया और ऋण क्षमा कर दिया, उसका ऋण माफ कर दिया गया। तो निजाम फिर क्या करेगा? तो अंग्रेजों का साथ देगा। जब उसका राज्य लौटा दिया, जब उसको पुरस्कृत कर दिया, सिंधिया, गायकवाड़ और राजपूत राजाओं को पुरस्कृत कर हमने बड़ा काम किया है। खुद लॉर्ड कैनिंग कहता है कि हमने ऐसा काम बड़ा किया है कि सिंधिया को पुरस्कृत किया, निजाम को किया और राजपूत राजाओं को किया, गायकवाड़ लोगों को किया। अगर हमने इनको पुरस्कृत नहीं किया होता तो आज ये हमारे साथ नहीं खड़े होते। ये लॉर्ड कैनिंग खुद कहता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आप तक ये सूचनाएं पहुंचाने की कोशिश की है कि 1857 की ईस्वी की क्रांति में हिंदुस्तानी लोग बहादुरी से लड़े परंतु हार गए, क्योंकि उनकी हार के कई कारण थे। इन सभी कारणों पर एक एक करके हमने अभी विचार किया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि एक एक बात को मैंने लाने की कोशिश की है। इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए। आने वाली वीडियो में और अच्छी सूचनाएं आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।